नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। सीधे रेल चलते हैं आपको उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर सचिवालय प्रशासन और मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में आप सबके बीच में लगातार रहने वाले अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन जी और जिन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में अपना काम प्रारंभ किया है और लंबे समय से अनेकों सचिवालय संघ और कर्मचारी संघों के बीच में समन्वय का भी काम किया है उन्होंने। श्री सुनील लखेड़ा जी, उपाध्यक्ष जीतमणि पैनोली जी, महासचिव आंदोलनकारी श्री राकेश जोशी जी, रणजीत रावत जी, श्री जगत सिंह दसीला जी संयुक्त सचिव, श्री रमेश सिंह बरतवाल जी कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी में श्री रेणु भट्ट, सुश्री रेणु भट्ट जी, लालमणि जोशी जी, राजेंद्र गोस्वामी जी, उत्सव सेमवाल जी, रमेश चंद्र जोशी जी, विनय पाल जी, बलवंत सिंह जी भाकुनी और जिन्होंने आज काफ़ी देर से हम सभी लोगों को ये मंच और एक दूसरे को लगातार कनेक्ट किया है। कई बार बहुत अच्छी शायरी सुनाकर, बहुत सारे अच्छे मुहावरे सुनाकर शानदार तरीके से श्री जेपी मैकुरी जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधिगण एवं सचिवालय के सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो समस्त श्री सुनील लखेड़ा जी समेत जो हमारी कार्यकारिणी बनी है उस कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को और आप सब लोगों को भी जिन्होंने ये शानदार कार्यकारिणी का निर्वाचन किया है, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान जो नवनिर्वाचित सचिवालय संघ है, अधिकतर निर्वाचित पदाधिकारी हैं। जैसा आप सब लोगों ने बताया कि वो सारे के सारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। और जब हम उपाध्यक्ष जी का भाषण सुन रहे थे तो उनके भाषण में जो दर्द दिख रहा था, जो एक टीस दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं इन राज्य को बनाने में जिन सपनों और जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे शहीदों ने अपना सर्वस्व लगाया, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नई कार्यकारिणी जिस बहुत सरल तरीके से और बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से संवाद स्थापित करते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में एक नया मॉडल हमारा जो है उत्तराखंड का हमारे सचिवालय से प्रारंभ होगा। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया है, उन लोगों को राज्य के विकास एवं दूरदराज के आम जनमानस की चिंता होना स्वाभाविक है। और मेरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में काम करेंगे और जो हमारा सचिवालय है वो सुशासन की एक नींव गढ़ने का काम अगर कोई करता है तो हमारा सचिवालय करता है। जैसा राधा रतूड़ी जी ने भी कहा और आनंद बर्धन जी ने भी कहा, दोनों का अपना अपना अनुभव है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से एक कार्य संस्कृति जो भी हम सब लोगों के कार्य व्यवहार से, हमारे कार्य कुशलता से जो आगे बढ़ती है या लोगों के बीच में परिलक्षित होती है, उसके कारण से पूरे राज्य के अंदर एक जो वर्क कल्चर है वो जरूर कहीं ना कहीं विकसित होता है। इसलिए और सचिवालय हमारे जो सारे संस्थान हैं, सारे हमारे संगठन हैं, कर्मचारियों के बीच में काम करने के या कर्मचारियों को चलाने के, उन सब में अगर कोई मॉडल बन सकता है तो हमारा उस सचिवालय का जो सचिवालय संघ में जितने लोग काम करते हैं, सचिवालय में काम करते हैं, उनके माध्यम से निश्चित रूप से एक संदेश और एक कार्य व्यवहार
प्रचारित भी होना चाहिए, प्रसारित भी होना चाहिए और कार्य व्यवहार में भी आना चाहिए। इसकी अगर सबसे ज़्यादा दायित्व किसी का है तो मैं सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा दायित्व आप सबका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के बीच से संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ जो हमारी समस्त योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी धरातल पर उतार कर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो हमारे और संवेदनशील, पारदर्शी एवं लोगों के प्रति जवाबदेही, सुशासन हमारी सरकार का, आपकी सरकार का, क्योंकि सरकार सबकी होती है, आपकी सरकार है, उसका मुख्य ध्येय है। और इस ध्येय की प्राप्ति में हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से हमेशा ये कहना रहता है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक, उन लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं जो सचिवालय तक पहुंचते हैं, प्रदेश के दूर दराज से आते हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा इस सचिवालय से लोगों की सहायता के लिए जो काम हो सकते हैं उनका लाभ पहुंचाकर उन्हें राहत देने के लिए और अधिक संवेदनशील होकर और अधिक पेन लेकर, जिसको मैं कहता हूँ हमेशा, और एक तरह से कई बार ऑनरशिप लेकर हम सबको काम करना चाहिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत बार बहुत सारे लोग, जैसे अभी राकेश जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी या हमारी कार्यकारिणी के लोग और सचिवालय के अधिकांश लोग बहुत पेन लेकर काम करते हैं। और जो पेन लेकर काम करते हैं, पेन लेने के बाद जब लोगों के काम को वो संपादित कर देते हैं या संपन्न करवा देते हैं, तो आप स्वयं सोचिए, जब जब आपने ऐसा किया होगा तब तक आपको कितनी संतुष्टि हुई होगी। वो संतुष्टि किसी से तोली नहीं जा सकती है, उसका कोई मोल नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो केवल समय ही पास करते रहते हैं, समय ही काटते रहते हैं। समय तो सबका सीमित है, वो तो पूरा होना ही होना है। क्यों डांगी जी? अगर काम करें तो भी पूरा होना है और काम नहीं करेंगे तो भी समय चलना ही चलना है। समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, समय लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए हमारे लिए एक एक पल और एक एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ये ध्यान में रखते हुए कि भाई हम अगर 9 बजे सचिवालय में आ जाते हैं, 5 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, तो इस दिन का हमारा आउटपुट क्या है। सचिवालय से जब हम रिटायर होकर जाएंगे तो हमसे कभी हमारे घर के बच्चे, बेटा बेटी कभी अगर पूछ लें कि पापा मम्मी आपने तो सचिवालय में तमाम सारे जो है पोस्टों पर काम किया, तमाम सारे विभागों में काम किया, और मैं ऐसा जानता हूं कि सचिवालय में जब हम आते होंगे और आने के बाद 25 साल, 30 साल, 35 साल काम करते होंगे, तो ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जिसमें कि एक विभाग से दूसरे विभाग में न गए हों, तीसरे विभाग में न गए हों। एक लंबा जो अनुभव होता है हर विभाग में काम करने का, वो हमको होता है। तो हमसे अगर वो पूछ लें कि आपने इतने साल काम किया, आप अपने बताइए कि आपने क्या ऐसा विशिष्ट काम किया है, कोई आप बता सकते हैं क्या? तो उस समय हमारे पास बताने के लिए ज़रूर होना चाहिए कि हमने ये काम किया। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सचिवालय के हितों के लिए, सचिवालय के समस्त अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के और सचिवालय के संघ के साथ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ बहुत बार कम्युनिकेशन गैप जैसी स्थिति आ जाती है, और कम्युनिकेशन गैप होने के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और मैं तो देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बढ़ते खबरों में आगे, महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। वहां यहाँ पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देश की हर माता, बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि ये अवसर मिला है।
आने वाले हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई। और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी ये,
निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई हंगामा, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाएं? लेकिन अब आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए इस कानून ने सिद्ध कर दिया है, देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ये बहुत ही आवश्यक है। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है कि पीएम अगर ओबीसी को लेकर इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी क्यों हैं? कैबिनेट में पीएम रोज ओबीसी की बात करते हैं तो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है, लेकिन उससे क्या होता है? मुझे ये पता लगाना है कि ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, जितने भी हैं उतने प्रतिशत को आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा में किसी बीजेपी के सांसद से पूछ लीजिए कि क्या उनमें से कोई देश को चलाने में निर्णय लेता है। हर ओबीसी युवा को यह समझना होगा कि क्या इस देश को चलाने में आपकी भागीदारी होनी चाहिए या नहीं। महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके। उधर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने पिछले दिनों सनातन धर्म को खत्म करने वाला विवादित बयान दिया था। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने पूछा कि आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया और इसकी जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के वकील की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि सीएम के बेटे उदयनिधि के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम चित्तौड़गढ़ में एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि जिले भर में प्रत्येक बूथ मंडल से 5-5 कार्यकर्ताओं की रैली में भेजने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इसके बारे में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल ने ये जानकारी दी। लखनऊ में दीनदयाल उपाध्याय राज्य विकास संस्थान में 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हो गया। तो वहीं 2 दिवसीय कार्यक्रम में विश्व बैंक और भूगर्भ जल निदेशालय के सहयोग से विभिन्न विभाग के प्रतिभागियों ने अटल भूजल योजना प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। बता दें कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में संस्था के अपर निदेशक बीडी चौधरी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। दरअसल इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य भोजन संस्करण और तनावग्रस्त जनपद विकासखंड ग्राम पंचायत में भोजन संसाधनों के प्रबंधन कार्य को करना है। राधाष्टमी पर 8 लाख श्रद्धालुओं का राधा रानी के जन्म का साक्षी बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। बरसाना के लाडली जी मंदिर में इस पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बता दें 23 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस ने ब्रीफिंग कर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सेक्टर और जोन में इस सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। डॉग स्क्वाड, पीएसी, बीडीएस की टीम के साथ साथ कई सुरक्षा एजेंसियों को भी सुरक्षा दृष्टि से लगाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।